प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में एयरपोर्ट का नया एकीकृत टर्मिनल भवन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोर्स का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम आज वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। शाम को नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का भी करेंगे उद्घाटन। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद में घटी घटना चिंताजनक। एक हिंदी दैनिक को दिए साक्षात्कार में कहा, ऐसे विषयों पर वाद विवाद की बजाय इसकी गहराई में जाना है जरूरी। दक्षिण तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर सोमवार तक भारी बरसात होने की आशंका। मौसम विभाग ने कहा, अगले 5 दिन के दौरान सुबह के समय पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छाया रह सकता है घना कोहरा। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज जोहान्सबर्ग के वांडरर्स में जीत के साथ बढ़त बनाने के उद्देश्य से उतरेगी टीम इंडिया। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आज समापन। 1 सप्ताह तक चले इन खेलों में युवा प्रतिभाओं ने दिखाया दम। सबसे अधिक पदक जीतकर हरियाणा पहले स्थान पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री सूरत हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल भवन व्यस्त घंटों के दौरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है और इसमें सबसे ज्यादा व्यस्त घंटों के दौरान की क्षमता को 3000 यात्रियों तक बढ़ाने का प्रावधान है। साथ ही वार्षिक प्रबंधन क्षमता 55 लाख यात्रियों तक बढ़ रही है। टर्मिनल भवन सूरत शहर का प्रवेश द्वार है और इसलिए इस वहां की जो स्थानीय संस्कृति है और विरासत है उसके साथ में डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री सूरत डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन आज करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। ये कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र भी होगा। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त सूरत का, जहां हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में फोन लाइन पर, विशाल बेरिस्टो। अब विशाल, किस तरह की तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अब कुछ ही देर का और इंतजार है प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने, और पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है और प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के लिए, और आज ही देश को वो समर्पित करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद पहली उड़ान जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वो दुबई के लिए रवाना होगी 12:15 बजे। और ये टर्मिनल इस तरह से बनाया गया कि जो हमारा भविष्य के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पैसेंजर्स को लेकर हो, चाहे उड़ानों को लेकर हो, उसके मद्देनजर इसको बनाया गया है। और ये जी 11 एयरबस को 1 घंटे के अंदर कैटर कर पाएगा फिलहाल, और आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी। आखिर कितनी देर का और इंतजार, कितने बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और तैयारी किस तरीके से, खास तौर पर जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं उनमें किस तरीके का उत्साह विशाल देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम नए टर्मिनल भवन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी सौगात है सूरत के लिए, क्योंकि सूरत को पूरी दुनिया में डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन डायमंड्स के अलावा, हीरो के अलावा टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा नाम है सूरत का। तो जो मिडिल ईस्ट को लेकर खास तौर से जो फ्लाइट्स रहेंगी उसमें काफी आवाजाही बढ़ जाएगी और एक काफी
सहूलियत होगी। और अभी कुछ दिन पहले ही सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्टेटस प्राप्त हुआ है, तो ये सूरत के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री जाएंगे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड बुआ है, वहां पर वो जाएंगे। और बुआ का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है स्टॉक मार्केट। और हीरो का सबसे बड़ा एक्सचेंज का वो रहेगा, जहां पर रफ यानी कि बिना शाइन किए हुए और पॉलिश्ड डायमंड्स का खरीद फरोख्त वहां पर होती है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सूरत में बनने वाला है। तो इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दोनों चीजें, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, तो उसके साथ यहाँ की इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, इकोनॉमी को भी फायदा होगा और सीधे तौर पर देखा जाए तो पर्यटन को भी आगे चल के बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ ही जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को अभी बता भी रहे थे कि जो ये नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, तो यहाँ पर जो उसकी डिजाइन है, जो सजावट है, उसमें संस्कृति और विरासत कहीं ना कहीं नजर आती है। वो किस तरीके से है? देखिए कृतिका, अगर हम सूरत की बात करते हैं, सूरत का अपना एक इतिहास रहा है, खासतौर से उपनिवेशवाद के वक्त से लेकर 17वीं शताब्दी में यहाँ पर डच आए, और डच यानी कि नीदरलैंड के लोग आए, और उसके बाद यहाँ पर अंग्रेज भी आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर आए। और तब से लेकर अब तक जो सूरत का है एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो सूरत का अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहें तो उसका एक बानगी इस टर्मिनस पे देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। तो यहाँ का जो डिजाइन है, जैसे कि यहाँ के जो फसाड है एयरपोर्ट के ऊपर, वो बनाए गए हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस का जो शेप है उसको लेकर, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके अलावा यहाँ का जो टेक्सटाइल है और यहाँ का जो डायमंड्स है, उसका सब यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक झलक देखने को मिलेगी। और यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपना पूरी कारीगरी इस टर्मिनस पर दिखाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और आप लगातार वहां बने रहिए, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। तो जिस तरीके से देखा जाए तो सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री मोदी आज देश को समर्पित करेंगे, और इस मौके पर सूरत के खास अंदाज में पूरे हवाई अड्डे को सजाया जा रहा है। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने सूरत के स्केच कलाकारों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका और क्या है उनके मन में, आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं ये तमाम तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने आने वाले हैं और ये खूबसूरत रंगोली बनाई गई है यहाँ के लोकल आर्टिस्ट की तरफ से। ये पूरा मॉडल तैयार किया गया है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आप देख सकते हैं कैसे सूरत की सूरत बदल रही है। हम कुछ स्केच आर्टिस्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा आइडिया आया और कितना टाइम लगा। हमने ये एयरपोर्ट जो नया लुक है वो बनाया है, और अभी वो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है, सो हमने उस जगह पर वो मेंशन किया और हम इस रंगोली से दिखाना चाह रहे हैं कि सूरत की सूरत बदल रही है। कि जिस तरह से सूरत ग्रो हो रहा है तो उसी हिसाब से वाई नॉट रंगोली को सिर्फ ट्रेडिशन की वजह से उसको मोर एस्थेटिक व्यू दे पाए, तो वही व्यू लेके हम सूरत को जो भी नया लुक आया है, और वैसे भी मोदी जी इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आ रहे हैं, तो वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम रंगोली की ओर से हमारा जो आर्ट है वो प्रेजेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपने देखा महिला सशक्तिकरण ये दिखाना चाह रहे हैं और किस तरह से ये महिलाएं 2 दिन से लगी हुई हैं, और अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर है और कल प्रधानमंत्री आकर इसका उद्घाटन करेंगे नए टर्मिनल का। और आप देख सकते हैं एक खूबसूरत अंदाज किस तरह से बदल रही है सूरत की तस्वीर। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़ सूरत। और खबरों का सिलसिला दूरदर्शन पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा।
आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर अपनी चिंता जाहिर की है। एक दैनिक अखबार को दिए गए विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घटना बहुत ही दुखद और चिंताजनक है, लेकिन इसे लेकर वाद विवाद या प्रतिरोध की बजाय इसकी गहराई में जाना बेहद जरूरी है ताकि समाधान का रास्ता ढूंढा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं और इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या उनके मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 पर कहा कि ब्रह्मांड की कोई ताकत अब 370 की वापसी नहीं करा सकती है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी संदेश बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता के दिलों को जीतना प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए मेहनत करता हूं और जनता झोली भर देती है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरों को प्राथमिकता देकर भाजपा ने सबको चौंकाया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खुशी सिर्फ मोदी की नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ हृदयों की खुशी, मन के संतोष का अवसर है। मेरे लिए 22 जनवरी का ये अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। और साथ ही इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गारंटी शब्द सिर्फ 3 अक्षरों तक सीमित नहीं है। सामान्य नागरिक के मन में गारंटी बोलते ही 4 प्रमुख मानदंड उभरकर सामने आते हैं और ये 4 मानदंड है नीति, नियत, नेतृत्व और काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पिछले 9 साल में गरीबों को 4 करोड़ घर बनाकर दिए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मुफ्त राशन की योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा रहा हूं और ये मोदी की गारंटी है। इसके अलावा आज लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकार जनता के पास जा रही है, जिसका हक है वो उस तक पहुंच रहा है।
तो एक दैनिक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें अपनी रखी, जिसमें उन्होंने 370 का भी जिक्र किया, राम मंदिर का भी जिक्र किया, साथ ही जिन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है उन योजनाओं का भी जिक्र किया। हाल ही में 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है उस जीत का भी जिक्र उन्होंने किया। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये लेख आज हम सभी ने न्यूज़पेपर के जरिए पढ़ा, इस लेख में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कई सारे पॉइंट्स पर बात करी। सबसे पहले उन्होंने अपने जो बातें रखी उसमें सबसे पहले बात की संसद को लेकर के, जो हाल ही में अपने जो घटना देखी, संसद की सुरक्षा में जो चूक का पूरा मामला सामने आया, जिसको लेकर संसद में लगातार विपक्ष हल्ला भी बोल रहा है और इसकी वजह से संसद की कार्यवाही जो है वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है। तो वो पॉइंट भी प्रधानमंत्री रखते हुए नजर आए। शैलेंद्र। कृतिका, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हिंदी दैनिक को लिखा गया लेख बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में कि हम जानते हैं कि संसद की सुरक्षा में जब ये चूक का मामला सामने आया उसके बाद से ही देखें कि विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं। संसद भवन में जब कार्रवाई हुई शुक्रवार को और गुरुवार को, तो हमने देखा कि दोनों सदनों में विपक्षी दल हंगामा करते नजर आए। कई सांसदों को निलंबित करना पड़ा, लोकसभा से हमने देखा और राज्यसभा से भी डेरेक ओब्रायन को निलंबित करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि यह गंभीर मामला है, उसके तय तक जाया जाना चाहिए और एक समाधान निकालना चाहिए। वाद विवाद एक तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने पूरी गंभीरता से जांच के आदेश दिए हैं, जांच हो रही है। तो ऐसे में एक संकेत भी है, आप देखें, एक सलाह भी विपक्षी दलों को दी थी जब संसद का सत्र शीतकालीन शुरू हो रहा था कि सकारात्मक राजनीति विपक्ष के नेता करें, कम से कम सीख ले इन राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई है उससे हताश ना होकर वो एक निराशा ना दिखाएं संसद में, बल्कि सकारात्मक तरीके से संसद के सत्र में हिस्सा लें। हम जानते हैं कि जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी उससे ठीक पहले मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा और उसी और एक तरह से इशारा भी प्रधानमंत्री ने किया कि सकारात्मकता दिखानी चाहिए विपक्षी दलों को। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेख है। संसद में जो सुरक्षा को लेकर चूक हुई उस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह गंभीर मामला है और पूरी गंभीरता से लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच हो रही है। तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को एक सलाह भी है कि वो इस पर एक तरह से सकारात्मकता से मिल बैठकर एक तरह से देखें और बजाय राजनीति और वाद विवाद करने के। जी शैलेंद्र, इस लेख में आगे उन्होंने प्रधानमंत्री ने 370 का भी जिक्र किया कि अब ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो 370 को वापस ला सके। हाल ही में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 370 को किस तरीके से सपोर्ट दिया गया और केंद्र सरकार के फैसले को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया। कृतिका, देखिए, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, रद्द किया गया था, 35 से रद्द किया गया था, तब कुछ विपक्षी नेताओं ने, कुछ संगठनों ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ से एक तरह से देखें कि इसके ठीक उलट कुछ आएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध ठहराया, चूँकि एक अस्थायी व्यवस्था थी, हम जानते हैं कि उसे हटाने का काम मोदी सरकार ने किया है, तो निश्चित तौर पर अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। अब एक तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये उन दलों के नेताओं के लिए सबक है जो गाहे बगाहे कुछ इस तरह के बयान देते हैं कि मौका होगा या जब उनकी सरकार आएगी तब उस पर देखेंगे, या फिर कुछ संगठन जो बयान देते हैं। तो पूरी तरह से एक देखें, ये चर्चा का विषय इस लिहाज से खत्म होना चाहिए। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का काम किया। हम जानते हैं कि लोकसभा में, संसद में उसके लिए प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मोदी सरकार ने जो फैसला किया है वो सही है, अनुच्छेद 370 हटाने को वैध ठहरा है। तो अब पूरी तरह से इस पर कोई चर्चा करना कि क्या कभी ये वापस आएगा, ये कतई उचित नहीं है। इस बात को एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है कि कोई भी ताकत अब अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। तो एक बहुत बड़ा बयान, एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं उन लोगों के लिए एक संकेत है कि जो गाहे बगाहे इस बात की चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए शैलेंद्र। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेख आज दैनिक अखबार में छपा और इस लेख में उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की, अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, जिसमें संसद का मुद्दा भी था, 370 भी था, साथ ही अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी भी बात प्रधानमंत्री करते हुए अपने इस लेख के जरिए नजर आए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री वहां पर PM आवास, PM स्वनिधि, PM उज्ज्वला जैसी तमाम सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी संवाद करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री आज शाम नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं आने वाला कल 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी के उमराहा में नवनिर्मित सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो महामंदिर के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कल अपने संसदीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे और कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत प्रधानमंत्री करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री करीब 19,150 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर हमारे संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से काशी तमिल संगमम को लेकर हम बात करते हैं, तो पिछले साल भी इस तरीके का संगम हमें देखने को मिला था और इस बार भी कहीं ना कहीं जो संस्कृति है तमिल की और काशी की, वो कहीं ना कहीं मिक्स होकर के एक नई तस्वीर उभर कर हमें देखने को मिलती है। देखिए, जो पहला संस्करण था कृतिका, वो तो 1 महीने तक चला था। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हुआ था। पहली बार इस नई पहल से लोगों को रूबरू होने का मौका मिला, जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मूल में रख करके भारत की विभिन्न संस्कृतियों को आपस में और ज़्यादा समन्वय का ये कार्यक्रम चलाया गया। अब तो ये मांग उठने लगी है कि केवल काशी तमिल संगमम क्यों, काशी का सौराष्ट्र के साथ संगम होना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम होना चाहिए, बिल्कुल 4 धाम है उनको भी संगम के दायरे में लाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, चाहे वो पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना हो या फिर भारत दर्शन योजना हो, यही संदेश लोगों तक पहुंचाते रहे हैं कि कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों को आपस में जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक संस्कृति और संस्कार ही एक ऐसा साझा धागा है जो संपूर्ण भारत को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। सनातन संस्कृति ही एक दूसरे के साथ जोड़ती है। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण जो कि नमो घाट पर होने जा रहा है, पिछले साल का जो कार्यक्रम हुआ था वो BHU में हुआ था, लेकिन आज उसको और विस्तार मिला है, जनता के लिए खोला गया है। आम जनता दोनों ही विशाल और प्राचीन संस्कृतियों से परिचित होती हुई नजर आएगी और दोनों संस्कृतियां और करीब होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए अजय। आप लगातार वहां पर बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली के प्रगति मैदान में स्पोर्ट इंडिया एक्सपो 2023 चल रहा है और करीब 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इस 3 दिवसीय विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का मकसद एक ही मंच पर खेल के तमाम अत्याधुनिक उपकरणों को सभी के सामने रखना है। केंद्र सरकार खेलों के विकास में काफी खर्च कर रही है, जिसका लाभ इस एक्सपो में आए व्यापारियों को भी मिल रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्पोर्ट्स इंडिया एक्सपो 2023 का आयोजन जारी है, जहां देश के कोने कोने से आए व्यापारी खेलों से जुड़े तमाम सामानों को प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 दिवसीय विशाल प्रदर्शनी का आयोजन 10,000 मीटर वर्ग क्षेत्रफल में किया जा रहा है।
इस प्रदर्शनी का मकसद एक ही मंच पर खेलों के तमाम अत्याधुनिक उपकरणों को सभी के सामने रखना है। केंद्र सरकार खेलों के विकास में काफी खर्च कर रही है, जिसका फायदा इन एक्सपो में आए व्यापारियों को भी मिल रहा है। इंडिया में हर बंदे के लिए मार्केट है, ऐसा कोई नहीं है जो ग्रो नहीं कर सकता। पैशन होना चाहिए ग्रो करने का। एज अ ब्रांड आपको कंज्यूमर्स के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, और एज अ ब्रांड ये प्लेटफॉर्म जो भी हमें मिलता है, हम इसको एज एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं लोगों तक अपनी बात को कहने का। ये प्रॉपर जितने भी हमारी शॉप में आइटम है वो खुद हमारे हैंडमेड हैं और स्वदेशी हैं। इस एक्सपो में मेक इन इंडिया की धूम भी दिखाई दी। कई ऐसी कंपनियां भी एक्सपो में पहुंची जो यूपी में जारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा हैं, जिन्होंने अपने खेल उत्पादन से महंगे मिलने वाले सामानों की कीमतों में कमी कराई ताकि हर एक खिलाड़ी की जेब का बोझ हल्का हो सके। इंपोर्ट कर लोग सेल कर रहे थे 4,000 to 5,000 रुपीज़ ये सेल हो रहा था, बट हमने इसको इंपोर्ट करके बहुत ही रीजनेबल प्राइस में इंडिया में दिया है। 1590 इसका MRP रखा है। ये शू को भी हम जो है बहुत कंफर्टेबल, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, पावर कुशनिंग और बहुत रीजनेबल प्राइस में इंडिया के अंदर इसको सेल कर रहे हैं। जिम से रिलेटेड सारी आइटम्स बनाते हैं, फिटनेस से रिलेटेड आइटम्स है, जैसे ये जिम सपोर्टर्स हैं, ये योगा बेल्ट है और ये रिस्ट सपोर्ट है और न्यू प्रिंट प्रोडक्ट है। ये हीट बर्न करता है ताकि पेन में उसमें रिलीफ मिलता है सर। योग को दुनिया भर में नई पहचान दिलाने का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिसकी एक झलक इस प्रदर्शनी में भी देखने को मिली। योग मैट को विशेष रूप से प्रधानमंत्री के चित्र के साथ यहां प्रदर्शित किया गया ताकि योग के मंत्र को घर घर तक पहुंचाया जा सके। वहीं कई ऐसे संस्थान भी इस एक्सपो में आए हैं जो योग में रुचि रखने वाले युवाओं को शिक्षित करके हर एक व्यक्ति को निरोगी बनाने के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 से ज़्यादा ब्रांड के लिए काम करते हैं, जिनके लिए ब्रांडिंग करके देते हैं। हम कस्टमर का लोगो एंग्रेव करके ब्रांडिंग करके दे सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर योगा के लिए फोकस कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, और हम अभी 21 जून को योगा डे भी मनाते हैं। इट्स इंटरनेशनल योगा डे रादर। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने उनके स्पेशली एक डिज़ाइन क्रिएट करके मैंने एक योगा मैट बनाया जो एंग्रेव करके उनकी पिक्चर को मैंने दिखाया। हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं, इसमें जितने भी योगा के कोर्सेज होते हैं सारे कोर्सेज हम करवाते हैं। साथ ही साथ जो है कॉर्पोरेट योगा, योगा रिट्रीट कैंप्स पूरे वर्ल्ड में किस तरह से हम इसको स्प्रेड कर सकें और लोग इस जर्नी में जिए, एंजॉय करें और हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जी सकें। वहीं इस एक्सपो में पहुंच रहे खरीदारों की भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी, जिससे एक बात साबित हो रही है कि खेलों के बढ़ते स्तर से खेल उद्योग को अच्छा खासा फायदा मिल रहा है। स्पोर्ट्स एक्सपो 2023 में मेक इन इंडिया की धूम दिखाई दी। कई सारी मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मेक इन इंडिया के झंडे को बुलंद किया। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में ना केवल अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बल्कि हर एक नए चीज़ को वो यहाँ से देख करके जा रहे हैं और उसके लिए वो तैयार भी हैं। कैमरा गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन समाचार के साथ। नमस्कार।